आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी चरण की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रथम चरण जो है उसको हम उदारवादी चरण कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1885 से 1905 तक रहा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नरमपंथी विचारधारा के लोग शामिल होते हैं। वहीं द्वितीय चरण जो कि 1905 से 1919 तक रहा, स्वदेशी आंदोलन से लेकर यानी कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब तक रहा। इसको हम उग्रवादी चरण कहते हैं और इसके अंतर्गत गर्मपंथी विचारधारा के लोग शामिल थे। वहीं तृतीय चरण की शुरुआत 1919 से हो जाती है और ये 1947 तक रहता है। इसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं, गांधीवादी चरण। इसकी शुरुआत तब से होती है जब 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं और वो 1917 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह चलाते हैं और वहीं से गांधीयन एरा की शुरुआत हो जाती है, जो कि 1947 तक चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी चरण की, यानी कि मॉडरेट फेज़ की। तो आप लोग मॉडरेट फेज़ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे उदारवादी चरण की विचारधारा कैसी थी। नरमपंथी लोगों की विचारधारा थी क्या आखिर, और गर्मपंथी विचारधारा उससे किस प्रकार से अलग थी। तो गर्मपंथी विचारधारा के लोगों को हम लोग उग्रवादी चरण में रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़र्क को पता करने के लिए कि गर्मपंथी और नरमपंथी किस प्रकार से एक दूसरे से अलग थे, तो हम दोनों की बात करेंगे। नरमपंथी, इनका कार्यकाल 1885 से 1905 तक रहा, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। और ये लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखने का इनका जो तरीका था वो ये था, ये याचना पत्र देते थे या मांग पत्र देते थे या फिर प्रार्थना पत्र देते थे। नरमपंथी विचारधारा के लोगों का सरकार में पूर्ण विश्वास था और ये समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा अपने विचार रखते थे। अगर सरकार इनकी याचना पत्र और मांग पत्र को नहीं नज़रअंदाज कर देती थी, नहीं देखती थी, तो ये लोग क्या करते थे कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार रखते थे। इसके बाद ये अगर सरकार उसके बाद भी इनकी बात मांगों को नहीं मान रही, इनकी बात पर नहीं गौर कर रही, तो ये लोग क्या करते थे, ये शिष्टमंडल भेजते थे सरकार के पास। शिष्टमंडल क्या होता है? शिष्टमंडल होता है कुछ लोगों का समूह। ये सरकार के पास शिष्टमंडल को भेजते थे। शिष्टमंडल के जाने के बाद भी अगर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी, तो ये लोग कोई जन आंदोलन नहीं करते थे। वहीं गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे, जिनकी शुरुआत होती है 1905 से 1919 तक रहे, ये लोग क्या था, इनका ये बहिष्कार करते थे। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये लोग बहिष्कार करते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे। लेकिन इनका ये था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बहिष्कार भी करेंगे, प्रदर्शन भी निकालेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग जन आंदोलन करने को तैयार है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन जो नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो करते ही नहीं थे कुछ, वो जन आंदोलन नहीं चलाते थे। वहीं नरमपंथियों की विचारधारा समय के अनुकूल भी थी, क्योंकि उस समय क्या था कि तत्काल परिस्थितियों के अनुसार सरकार के मुकाबले कांग्रेस कमज़ोर थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो 1885 में ही बनी थी। तो सरकार के मुकाबले कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी, कमज़ोर थी। तो इन्होंने ही नींव तैयार की, जिस पर भवन किसने बनाया? गर्मपंथी नेताओं ने। इन्होंने क्या किया? नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने समय के अनुकूल परिस्थितियों को देखकर उस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ाए कि सरकार भी उनका विरोध ना करे, कहीं ना कहीं उनका समर्थन करे, जिससे कि वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें, कांग्रेस को मजबूत बना सकें। विश्वास, अब यदि हम बात करें यहाँ पे नरमपंथी विचारधारा के लोगों के विश्वास की, तो उनका विश्वास था कि सरकार की न्यायप्रियता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनको बहुत विश्वास था कि सरकार जो भी करेगी वो बहुत न्यायप्रियता से करेगी, बहुत न्याय से करेगी, वो हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती, उनको ये विश्वास था। उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास का लक्ष्य
तो जो नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे, उदारवादी लोग, वो क्या थे, वो लोग चाहते थे कि भारतीयों का विकास जो है वो अंग्रेजी सरकार के अंदर ही हो, और ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति वो लोग दर्शाते थे। स्वामी भक्ति जो दर्शाते थे वो कुछ इस प्रकार से दर्शाते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो भी ज्ञापन देते थे या फिर कोई प्रार्थना पत्र देते थे, उसमें सरकार की प्रशंसा पहले कर देते थे। एक तरह से चापलूसी कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में चापलूसी कर देना। तो ये लोग पहले ही सरकार की चापलूसी कर देते थे, प्रशंसा कर देते थे उनको खुश करने के लिए, और फिर अपनी मांग रखते थे कि हमारी ये मांग है। इसी के साथ सरकार का खुले शब्दों में विरोध नहीं करते थे। अब यदि हम बात करें यहाँ पे उदारवादी चरण में नरमपंथी नेताओं की जो विचारधारा थी, उसकी कार्यप्रणाली कैसी थी, तो कार्यप्रणाली तो वही थी कि याचना पत्र के द्वारा अपनी मांगों को रखती थी, ठीक है। संवैधानिक तौर तरीकों का प्रयोग करना, मांग पत्र प्रार्थना पत्र देते हैं, वर्ष में कांग्रेस का एक अधिवेशन करते हैं, ठीक है, और अधिवेशन में ही प्रस्ताव पास करते हैं, ठीक है। साथ ही अगर सरकार इनकी मांगों को भूल जाए, ठीक है, नहीं स्वीकार करे या भूल जाए, तो स्मरण पत्र भी भेजते थे। ये विदेशों में इन्होंने संस्थाएं भी स्थापित की हुई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, और वहीं पे अगले साल ही दोबारा से 1888 में जॉन डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की, तथा ये कंपनी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ, ठीक है, ये क्या था, ये कंपनी इंडिया नाम का एक पत्रिका प्रकाशित करती थी। ये भी दादा भाई नौरोजी द्वारा ही स्थापित की गई थी। अब यदि हम बात करें कि जो उदारवादी चरण के नेता थे, नरमपंथी नेता, उनकी मांगे क्या थी और साथ में उनकी कुछ उपलब्धियां थी भी या नहीं, तो हाँ, इनकी उपलब्धियां भी थी और इन्होंने मांगे भी रखी थी और इनकी मांगे मानी भी गई थी। आर्थिक मांगों के अंतर्गत कुछ मांगे जो थी वो इस प्रकार से थी कि कृषि कर यानी कि लगान को कम किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, और कृषकों के लिए बैंक की मांग की इन्होंने, सैन्य व्यय कम किया जाए, ये भी मांग की इन्होंने, धन का निष्कासन समाप्त किया जाए। तो जो धन का निष्कासन समाप्त कैसे किया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो टैक्सेस आते थे वो लोग ब्रिटिशर्स लेते थे और वो वहाँ सारे जाते थे फॉरेन। तो इन्होंने मांग की कि उस चीज़ को समाप्त कर दिया जाए, वहीं नमक कर को भी ख़त्म कर दिया जाए, औद्योगिक विकास एवं नए उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, इन्होंने ये भी मांग की। इसी के साथ इनकी राजनीतिक मांगों के अंतर्गत इन्होंने जो मांग रखी वो भी कुछ इस प्रकार से थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ये मांग रखी इन्होंने। विधानसभा में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किए जाए, ये इन्होंने मांग रखी। साथ ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मांग रखी और अंग्रेज़ों की तरह शस्त्र धारण करने का अधिकार इन्होंने मांगा। यानी कि नरमपंथी नेताओं ने ये भी मांग रखी कि अंग्रेज़ों की तरह, जैसे कि शस्त्र जो होता है वो हाथ से पकड़ने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं, जैसे कि तलवार या चाकू वगैरह, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें, तो उसको धारण करने का अधिकार भी नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगों में रखा, ठीक है। इसके साथ इनकी जो उपलब्धियां थी वो कुछ इस प्रकार से थी। 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की इन्होंने। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसी के साथ 1896 में भारतीय आर्थिक समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जिसका नाम था बेल्वी आयोग, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, इसके अलावा भारतीय जनमत इन्होंने तैयार किया। सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पे लाने में भी नरमपंथी नेता जो थे वो सफल रहे, और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा दिया था नरमपंथी नेताओं ने। उदारवादी चरण में ये नारा भी दिया गया। तो इस चरण को यानी कि उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग भी कहा जाता है।
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी, मेंस, पीसीएस, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। अब यदि हम बात करें कांग्रेस के प्रति लोगों की विचारधारा क्या थी, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग उन लोगों की विचारधारा को डिस्कस करेंगे, उन लोगों की विचारधारा की बात करेंगे जो लोग नरमपंथी विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। तो उन लोगों की विचारधारा क्या थी? सबसे पहले कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप लगाया। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो राजनीतिक रूप से भीख मांगने की राजनीति कर रही है, इस चीज़ का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं दूसरा जो विचारधारा थी वो थी 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्य से हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले, ये बात लाला लाजपत राय ने कही। ठीक है। वहीं तीसरा आरोप जो था वो ये लगाया गया लाला लाजपत राय के ही द्वारा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। चौथा आरोप था कि कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षक भारतीयों का मेला है। लाला लाजपत राय की ये विचारधारा थी कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो शिक्षक भारतीयों का एक मेला है। पांचवी विचारधारा ये रही कि कांग्रेस के लोग पदों के भोगे। पांचवी विचारधारा ये थी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और ये बात कही थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनकी विचारधारा थी। वहीं छठी विचारधारा ये रही कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के शिशु यानी कि अंग्रेज़ों के बच्चों के रूप में की गई है, ये बात कही रजनी पामदत्त ने। इसके अलावा क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने एक और बात कही थी कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये भी बात बाल गंगाधर तिलक ने कही। तो कुछ इस प्रकार से कांग्रेस को लेकर लोगों की विचारधाराएं रही। ये वही लोग थे जो कि बाद में उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा के रूप में सामने आते हैं। कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया। अब यदि हम इस टॉपिक पे बात करें तो हम देखेंगे कि शुरुआत में क्या होता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब 2 साल तक सरकार जो थी वो कांग्रेस को लेकर तटस्थ रही, उसने कोई दखल अंदाजी नहीं की उसमें। प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ कि सरकारी अधिकारी शामिल हुए। दूसरा अधिवेशन जो था उसमें लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी। वहीं जो तीसरा अधिवेशन हुआ जो कि मद्रास में हुआ था, तीसरे अधिवेशन में गवर्नर द्वारा कांग्रेस के सदस्यों का स्वागत भी किया गया। होता क्या है, जब 1887 के बाद कांग्रेस का जो जनाधार था वो बढ़ने लगता है, तो जब जनाधार बढ़ने लगा लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने लगे, जनता जो थी वो कांग्रेस की तरफ आने लगी, तो सरकार की प्रतिक्रिया जो थी वो बदल गई। तो जब सरकार देखती है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है, तो वो क्या करती है कि अपनी प्रतिक्रिया को बदल देती है। और जब सरकार अपनी प्रतिक्रिया को बदल देती है तो लॉर्ड डफरिन ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो कांग्रेस, तो इसीलिए वो लोग उनको समर्थन नहीं देंगे, सरकार उनको समर्थन नहीं करेगी। और 1890 में क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शामिल होने से रोक दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा मॉडरेट फेज जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करेंगे, जिसको उग्रवादी चरण कहते हैं, जिसमें गर्मपंथी विचारधारा के लोग शामिल थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण यानी कि उग्रवादी चरण जो था उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने जैसे पीछे देखा, उसके जो नेता थे उनकी विचारधारा जो थी वो ये थी कि बहिष्कार करेंगे वो लोग, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो लोग बहिष्कार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन तरीका जो होगा वो अहिंसात्मक होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नरमपंथी दल जो
होने के बावजूद गरमपंथी दल क्यों अस्तित्व में आया? तो होता ही हुआ है कि 20 वर्षों के बाद भी कोई खास परिणाम नहीं निकला। 1905 में इस वजह से जब उदारवादी चरण जो था उसने बहुत नरम तरीके से सरकार की बात भी मानी, सरकार को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उग्रवादी चरण की शुरुआत हो जाती है वहीं से। ठीक है, तो इस प्रकार से उग्रवादी चरण की शुरुआत होती है, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं, जिसमें गरमपंथी विचारधारा की जो विचारधारा होती है वो ये होती है कि 20 वर्षों में उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन से कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ था। नरम विचारधारा के कारण अब सरकार कांग्रेस को उतना महत्व ही नहीं देती थी। 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम हुआ उससे भी निराशा ही मिली थी। 1896 में महाराष्ट्र यानी कि पुणे में प्लेग फैल जाता है, जिससे अनेक लोग मारे जाते हैं। प्लेग की जांच के दौरान घरों में स्त्रियों के साथ कुकृत्यों का मामला सामने आता है। अब जब ये स्त्रियों के साथ कुकृत्यों का मामला सामने आता है तो होता ही है कि बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो अपनी पत्रिका में एक लेख लिखते हैं शिवाजी के उद्गार में। इस घटना की वो उसमें भर्त्सना करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है, वहीं उससे प्रभावित होकर, उनके उस लेख से प्रभावित होकर एक चापेकर बंधु होता है जो कि उनका बहुत मार्गदर्शक होता है। तो वो क्या करता है, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडेले आइस्टर की हत्या कर देता है। और जब वो उनकी हत्या कर देता है तो क्या करता है, तो सरकार क्या करती है कि बाल गंगाधर तिलक को बिना कुछ के ही 18 महीने के लिए जेल में डाल देती है। और सज़ा हुई उनको बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उन्होंने जो लेख लिखा उससे प्रभावित होकर ही चापेकर बंधु ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष को मार दिया जो कि ब्रिटिशर्स था। तो इस वजह से ये पहले नेता थे जिनको 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद अब यदि हम इनकी कार्यप्रणाली की बात करें तो हम देखेंगे कि उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण तरीकों में ये लोग विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना लेकिन ना माने जाने पर सक्रिय आंदोलन करना इनकी आदत थी। इन्होंने अपने तरीके बना रखे थे, उसूल बना रखे थे, ये उन पर ही चलते थे। हड़ताल, बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन आदि करना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। राजनीतिक सुधार पहले हो, धार्मिक और सामाजिक सुधार बाद में हो, ये इनकी सोच थी। ये बात कहा करते थे कि राजनीतिक सुधार जो है वो पहले किया जाना चाहिए और धार्मिक और सामाजिक सुधार बाद में किया जाना चाहिए। क्रमिक सुधार में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ये विश्वास नहीं करते थे कि धीरे धीरे सुधार हो, ये विश्वास करते थे, इनकी जो मांग थी वो ये थी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए। इसी के साथ गरम दल के जो नेता थे यानी कि उग्रवादी चरण के जो प्रमुख नेता रहे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा रास बिहारी बोस भी थे, अरविंद घोष। ये सारे नेता गरम दल के नेता थे। अब यदि हम बात करें नरम दल और गरम दल यानी कि नरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी विचारों में अंतर क्या था, ये बात हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उनके नेताओं के विचार क्या थे उसकी बात करेंगे। तो पट्टाभी सीतारामैया ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। तो उनके इतिहास में जो लिखा हुआ था वो क्या था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम दल के नेता थे, उनका ये मानना था कि सरकार के अंतर्गत ही क्रमिक विकास होना चाहिए। वो चाहते थे कि सरकार के अंदर ही क्रमिक विकास हो। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल के नेता थे वो अंग्रेजी सरकार को पदच्युत करना चाहते थे कि सरकार के अंतर्गत ही स्वशासन चले। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वराज की मांग करते थे। उनकी मांग थी कि स्वराज मिले।
और गोखले कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन तिलक जो थे वो वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते थे। तो इस प्रकार से पट्टाभी सीतारामैया जो थे उन्होंने कांग्रेस के इतिहास में ये बातें लिखी, किस प्रकार से गरम दल और नरम दल की विचारधारा दोनों अलग अलग थी, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।